अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सीएमए का जी चैप्टर नंबर 1 लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था जो हमारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो हमने आईटी के ऊपर पढ़े थे उनको हमने क्विकली रिवाइज किया था। रीज़न बीइंग के इस बीच में अपने 3-4 पेपर और दे दिए होते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करवाए थे। अच्छा जी, अब ये फॉर्मली आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वैल्यूएशन के नाम से स्टडी टेक्स्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है और उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो है इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी एग्जाम्पल्स हम वहाँ से हम ले लिया करेंगे। अच्छा, ये जो पहले 3 चैप्टर थे, चैप्टर 1, 2, 3, जो जिनमें अगर टॉपिक की बात की जाए तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, या मटेरियल की बात कर लें, या लेबर, या एफओएच, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये इनकी कुछ बेसिस बेसिस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। एक तो हमने वो रिवीजन में भी कवर की थी जो हमारे लेक्चर 1 है, तो इसी तरह से कुछ हमने आईटी में पढ़ी थी। तो इसलिए पहले 3 चैप्टर्स बेस हैं बेसिकली, और इसमें बहुत सारी चीज़ों में रेपिटेशन आएगी। जैसे अभी चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है इनफैक्ट ये, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आईटी की पूरी पढ़ी होंगी और हमारी लास्ट क्लासेस से भी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे वहाँ से भी रिपीट हो रही होंगी। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है मटेरियल से रिलेटेड कि मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कैसे होगी। तो ये अगर आपको याद हो, ये भी आपका इस तरह परचेज साइकिल जो है ये आपका आईटी के लेवल के ऊपर पार्ट भी था। ठीक है, वहाँ पे आप इसको डिस्कस भी करते थे। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, और मटेरियल से मुराद ये कि रॉ मटेरियल की हम बात करें। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे कि 3 हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो उसमें से मटेरियल की हम प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं वो हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, प्रोक्योरमेंट का तरीका क्या क्या होता है जी। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा परचेज का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं उसकी रिक्वेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी से मैंने मंगवाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने फादर से कहेंगे। तो आप क्या, आप फादर से रिक्वेस्ट करेंगे जी हमें कोई चीज़ चाहिए। सिमिलरली जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिसने प्रोडक्शन करनी होती है, उसको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो रिक्वेस्ट डालेगी। ठीक है जी, वो रिक्वेस्ट डालेगी जी हमें ये चीज़ चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन जिसका हम नाम देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। अच्छा, वो किसको डालेगी जी, स्टोर डिपार्टमेंट होगा या वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट होगा जो कि उसका कस्टोडियन होगा, उसको डालेगी। अच्छा, अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट देखेगा अज्यूमिंग कि उसके पास नहीं है, तो वो एक रिक्विजिशन देगा, परचेज रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कि जी आप ये मटेरियल आप खरीद लें। ठीक है जी, जो यूज़र डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बेसिकली दे रहा होगा कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है जी, उनकी डिटेल्स सारी दे रहा होगा, क्वांटिटी कितनी चाहिए होती। अब जो स्टोर डिपार्टमेंट है अगर उसके पास हुआ तो वो तो उसको इशू कर देगा, और वो इशूएंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक कार्ड में, वो हमने डिस्कस किया था कि फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर उसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कि जी हमें ये चीज़ें परचेज करनी है। तो हमें जरूर उसके पास नहीं है तो उसने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट का नाम है जी परचेज रिक्विजिशन। ठीक है जी, अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम ये है उसने परचेज करना है, राइट। और अगर तो उसके पास वेंडर की सिलेक्शन हुई तो फिर उस वेंडर को वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, राइट। या अगर वेंडर की सिलेक्शन नहीं हुई तो वो क्या करेगा, वेंडर से कोट करेगा, कोटेशन मांगेगा उससे। ठीक है, वो हो सकता है 2-3-4 वेंडर से कोटेशन मांगे और उनमें से कोई एक सिलेक्ट करे, और सिलेक्ट करके परचेज ऑर्डर उस सिलेक्टेड वेंडर को प्लेस कर दे। ठीक है जी, तो कोटेशन भी कॉल कर सकता है। और अगर वेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल हम रिपीटेडली परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कोटेशन भी कॉल ना करे, वो स्ट्रेट अवे परचेज को परचेज ऑर्डर जो है वो प्लेस करते जो हमारा जिस सप्लायर है जिसको। अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर सारे गुड्स डिलीवर करेगा हमारे पास, वो आपको टाइम दे देगा। हम जो बेसिकली कोटेशन और जो परचेज ऑर्डर में क्या हम बता रहे होंगे हमने ये परचेज करना है उस पर। ठीक है जी, अब वेंडर जो है वो गुड्स डिलीवर करेगा हमारे पास, और हम गुड्स को इंस्पेक्ट करके उसको जो जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो इसको इशू कर देगा, एक इशुएंस नोट इशू कर देगा। वो बेसिकली वो गुड डिलीवरी नोट इशू करेगा जो हमें डिलीवर कर रहा होगा, वो अपने पास लेगा, हम उसके अगेंस्ट ये कहेंगे हमने ये गुड्स रिसीट कर लिया, तो हम गुड्स रिसीट नोट इशू कर देंगे। ठीक है जी, अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब जो है जो उसने रिक्वेस्ट की हुई थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वही साइकिल दोबारा चलेगा, वो उसको दोबारा स्टोर डिपार्टमेंट को जो उसने गुड्स मांगी थी उनको जो है वो ये गुड्स, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो गुड्स वो दे देगा। ठीक है जी, वो जब देगा तो वो इशुएंस नोट वहाँ से
इशू होगा। और अगर गुड्स रिटर्न हुई तो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वापस रिटर्न की स्टोर डिपार्टमेंट को, हम इशुएंस रिटर्न पढ़ते थे अगर आपको याद हो स्टॉक स्टॉक कार्ड में, वो इशुएंस के कॉलम में नेगेटिव लिखते थे, तो वो अगर रिटर्न हुई तो उसमें मटेरियल इशू रिटर्न का नोट या इसी तरह का कोई मिलता जुलता नाम होगा उसका। और अगर हमने जिससे परचेज की हुई है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जिससे परचेज की हुई है, उसको अगर वापस किया तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न का नोट, अगर आपको याद हो परचेज वाले कॉलम में हम नेगेटिव करके लिखते थे, उस तरह के नोट्स जो हैं वो बनेंगे। तो बहरहाल ये एक साइकिल है जो कि हमने ऑलरेडी परचेज का पढ़ा था, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो यूज़र डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, ओके। बाकी साइकिल जो है वो सेम रहेगा। स्टोर कीपर का क्या काम होगा जी? ये फंक्शंस ये मतलब वो क्या क्या काम करेगा, एक तो वो गुड्स को रिसीव करेगा और उनको चेक करेगा। ठीक है जी, उसके अलावा उनकी स्टोरेज के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अलावा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे मांगेगा गुड्स तो उसको ये इशू भी करेगा गुड्स को, राइट। और उसके अलावा जितनी भी इन्वेंट्री की मूवमेंट्स होंगी हो रही होंगी तो वो सब बिन कार्ड वगैरह में उसको वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली स्टोर कीपर के रोल होंगे। तो ये आपसे शॉर्ट सा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपने ये तीन चार पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज जी हमने बेसिक में पढ़ा था। अब अच्छा हम अब जब भी डिस्कस कर रहे हैं तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये अब इन रिस्पेक्ट ऑफ हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिंग में हम पता है नॉर्मली एक किस्म की इन्वेंट्री होती है, वो फिनिश गुड होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तीन किस्म की इन्वेंट्रीज हमने पढ़ी थी, मटेरियल लेबर सॉरी मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक है जी, ये तीन किस्म की इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, ये हमारे बेसिक। तो इसके अलावा स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स भी हो सकते हैं जी, ये बेसिकली मशीनरी में यूज़ होते हैं, ऐसे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक इन्वेंट्री जो है वो हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बिकॉज इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बेसिकली उसका काम ही जो है वो प्रोडक्शन करना है, तो उसके पास मशीनरी होगी तो उसके पास हो सकता है स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स की इन्वेंट्री भी आ रही हो। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे हम करेंगे जी? रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, या अगर हम फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैसे कॉस्ट करते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपको याद हो IS2 में आप कॉस्टिंग करते थे या कॉस्ट आप निकालते थे, इवन IS16 में जैसे आप कॉस्ट निकालते थे, तो मोर और लेस वही फॉर्मूला है कि आपने परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस एनी कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द दैट परचेज, वो आप इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी, और इसमें से हम दो तीन चीज़ें माइनस कर लेते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट वगैरह जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हुए हैं, वो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसे हम इसकी इन्वेंट्री को मेजर करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को क्या करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में हमें पता है जो ये होता क्या है, ये ना मटेरियल होता है ना ही ये फिनिश गुड होता है, तो इनके दरमियान की कुछ चीज़ होती है। तो इसकी दरमियानी कोई चीज़ है तो इसका मतलब इस पर कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा, कुछ लेबर हुआ होगा, कुछ FOH हुआ होगा, तो इन तीनों से मिला के इसकी कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। बेसिकली इसमें कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा, कुछ लेबर और कुछ FOH, तो इसकी वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में भी ऐसे ही इन्हीं में से निकली। ठीक है जी। उसके अलावा फिनिश गुड्स में से क्या होगा जी? फिनिश गुड्स में भी मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी ये कॉस्ट लगी होगी ये कंप्लीटली उस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी उस पर रिक्वायर्ड है उस पर लग चुकी होगी, तो वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट होगी। जब वर्क इन प्रोग्रेस में यही कॉस्ट होंगी बट उतनी ही लगी होंगी जितनी कि जितना काम कंप्लीट होगा उतनी ही लगी होंगी, राइट। इसमें जो है कंप्लीटली प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए सारी कॉस्ट लग चुकी होगी। बाकी इसी पर यूनिट कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल 02 पेज 4, ये स्टडी टेक्स्ट की हम एग्जांपल है, ज़रा हम इसको देख लेते हैं जी। पेज 04 के ऊपर ये क्या है? इसमें कहता है जी, जावा इंटरप्राइजेज रिसीव्ड कंसाइनमेंट ऑन January 15 2019 कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आइटम्स A, B, C and D। द रेलिवेंट डाटा इज गिवन एज अंडर। कहता है जी, इनवाइस प्राइस है हमारे पास A की 5 लाख, B की 4 लाख, C की 3 लाख, D की 2 लाख। रिलेटिव वेट पर केजी दिया हुआ जी 1500, 2500, 2000, 1000। कहता है टोटल फ्रेड पेड ऑन कंसाइनमेंट ₹3,50,000 ऑफ विच 20% शेल बी रिफंडेबल। ठीक है जी, तो हमें पता है रिफंडेबल जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता, तो इस 350 का आप 20% तो निकाल दें क्योंकि वो तो कॉस्ट का पार्ट होगा ही नहीं, तो बाकी कॉस्ट का पार्ट बनना है। तो क्या रिक्वायर्ड है जी? कहता है कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच मटेरियल पर केजी, राइट, ऑफ ईच मटेरियल यानी ABCD की अलग अलग। इफ रेट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस प्राइस, यानी जो इनवाइस प्राइस है उसकी बेस के ऊपर अपोर्शनमेंट करनी पड़े, जो ये फ्रेट टोटल फ्रेट अब 3,50,000 हुआ, इसमें से हम ABCD तीनों आए हैं, उन एक का वेट भी है और दूसरे का इनवाइस प्राइस भी उसने साथ दी हुई है, तो हम उसने कहा जी पहले केस में आप इसे अपोर्शन करें ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस प्राइस,
और दूसरे केस में वो कहता है जी कि आप उसे अपोर्शन करें ऑन द बेसिस ऑफ वेट, और फिर क्या करें, फिर आप उसकी कॉस्ट पर केजी निकालें। ठीक है जी, एक किसी को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर दूसरा जो है अब उसका खुद वर्किंग करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जी ए है एक प्रोडक्ट, एक बी है, एक सी है, और एक डी है। राइट, ये बेसिकली मटेरियल है हमारे पास। ठीक है जी, अगर इनकी हम केजीज चेक करें कितने हैं जी, हमारे पास जो वेट आ रहा है वो अगर हम करें जी, तो वो हमारे पास 1500, 2500, 2000, 1000। ठीक है जी, ओके जी। वैल्यू कितनी है जी, इनवाइस प्राइस कितनी है, वो भी हम एज इट इज लिख सकते हैं जी। कितनी आ रही है जी हमारे पास, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी 1 1 लाख कम हो रही है। तो हम इसको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम टोटल का कॉलम कर लेते हैं। हमारे पास जो टोटल आएगा जी, इन सबको हम टोटल करेंगे। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये अमाउंट आएगी, और इनको टोटल करेंगे तो ये 1.4 मिलियन की जो वैल्यू है ये बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारी आर्ट कॉस्ट। अच्छा, इसको बेशक एक चीज़ थोड़ा सा वो कर लें, फॉर्मेट यूँ कर लें जी। इनवाइस प्राइस, अच्छा, ये सारा जी बेसिकली है रुपीज़ में है। राइट, हम इसको रुपीज़ भी कर सकते हैं, हम ये फॉर्मेट भी साथ साथ सीखने होंगे, बिकॉज अभी खैर आप लोग CMA के पेपर में तो आप लोगों ने कैफ के ग्रुप 1 के पेपर दिए होते हैं, तो आपको फॉर्मेट्स का आइडिया होता है। बट स्टिल हमने फॉर्मेट में ही कोशिश करने की, उसी को हम फॉलो करें। ओके जी, फ्रेट कितना है जी, फ्रेट जो कि कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो है जी, फॉर एग्जांपल वो कह रहा था जी 3.5 लाख है, लेकिन 3.5 लाख का 20% रिफंडेबल है, तो 3.5 लाख का फिर कितना जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो हमें पता है। 3.5 लाख का 80% जो है वो नॉन रिफंडेबल है। राइट, ठीक है जी, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसका 2,80,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे जी इसको, वो कहता है पहले केस में से कहा था जी दिया पोर्शन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, यानी कि इनवाइस प्राइस के ऊपर होंगे। तो अब 2,80,000 बेसिकली इन ABCD के ऊपर हुआ, तो हमें पता है इसके अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे हम। अगर हम वेटेड एवरेज हम निकालें तो हम इसमें कैसे करेंगे जी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम करना चाहें, 2,80,000 टोटल फ्रेट है। राइट, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.4 मिलियन से। राइट, और फिर रिस्पेक्टिव जिस जिसकी जितनी जितनी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे शो करवा लें या यहाँ पे शो करवा लें, जैसे आपको आसान लगता है। पेपर में आप कर रहे हो तो आप इसको यूँ शो करवा लें। राइट, एक वे और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें ए कह लें, इसको बी कह लें। राइट, तो बी इज इक्वल टू 2, यूँ भी आप कर सकते हैं, 280,000। राइट, डिवाइडेड बाय 1.4 मिलियन इंटू ए भी कर सकते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप सिंपल एक कैलकुलेशन भी दिखा देंगे तो बाकी कैलकुलेशन वो एज्यूम करेगा कि वो हुई हुई है, तो बाकी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे 280,000 डिवाइडेड बाई 1.4 मिलियन। राइट, मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। राइट, 280,000 डिवाइडेड बाई 1.4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख। 280,000 divided by 1.4 million into 300,000. 280,000 divided by 1.4 million multiplied by
200,000, ये आपने कैलकुलेटर परफॉर्म करनी है, तो अब इसका टोटल करें तो ये 2,80,000 बनना चाहिए। ठीक होगा जी। तो इन दोनों में से आप कोई भी वे यूज़ कर लें आप। ओके जी, टोटल कॉस्ट कितनी बन गई जी? टोटल कॉस्ट जी बन गई इस केस में, राइट, 6 लाख। इन सबको आप ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करते 5 लाख जमा 1 लाख 6 लाख, और सो ऑन एंड सो फोर्थ आप करते जाएं तो आपके पास से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। उसने कहा था जी कॉस्ट पर केजी निकाल लें आप, तो कॉस्ट पर केजी में हम क्या करेंगे जी? फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप इसको हमने बी बोला था, इसको हमने सी कर लेते हैं। ठीक होगा जी। और इसको आप एक्स कर लें बेशक। क्या होगा जी? डी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पड़ेगी। सिंपल, आपने इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आप केजी से, तो आपके पास कॉस्ट पर केजी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। टोटल में बेशक आप निकाल लें। तो ये बेसिकली कॉस्ट को पोर्शन कैसे करने हैं हमने, ये यहाँ पे इसने हमें सिखाया है। तो बहरहाल दूसरे केस में जो है वो कह रहा है वेट के ऊपर करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस वेट को, दिस वेट, ये सॉरी दिस कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट वेट, तो इस तरह से आप पोर्शन करते हैं। ये अपोर्शनमेंट आप जो है इससे पहले भी करते हुए हैं, तो ये ऐसे ही होगा, बट फॉर्मेट यहाँ पे समझाना मकसद था। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन आपने हार्ड में करनी है अपने पास इन राइटिंग, सो दैट आपकी ये इसमें CMA में जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो आपकी कैलकुलेशन ही है। ठीक है जी, हमने स्पीड के साथ करनी है। ठीक है जी। अभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा फॉर एग्जांपल, तो आपको ये हार्डली 2 या 3 नंबर का होगा, तो अगर आप देखें तो इसमें आपने टाइम क्विकली मैनेज करना है आपने। ठीक है, और अपने कैलकुलेशंस के कैलकुलेटर को क्विकली आपने यूज़ करना है इफेक्टिवली। ठीक है जी। इसका दूसरा जो है आपने वो ट्राई कर लेना है, इसकी एग्जाम्पल 2 का जो सेकंड पार्ट है वो। ठीक है जी। तो ये होगा जी इसका बेसिकली कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हम कैसे निकालेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी अगर आप याद हो हमने बेसिक में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा ITA के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इन्वेंट्री जो है मेजर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के ऊपर। और NRV क्या है जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। याद रखिए, ये कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल इनके साथ आप बेशक मेंशन कर लें कि ये हमारी एस्टिमेटेड है, यानी फ्यूचर की है, राइट। इवन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी फ्यूचर की है। सर हम ये है क्या, NRV होती क्या है कि ये फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का एक चीज़ खरीदी हुई है, तो ये हमें आने वाले टाइम में 10 से भी कम पे ये हमें वैल्यू करेगी, यानी कि हमें जो मिलेगा उसमें 10 से भी कम होगा। तो फिर उसमें कहता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप इससे पहले ही इस लॉस को बुक कर लें। ठीक है जी। तो इट इज सिंपली नेट अमाउंट एंड इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट इन द नियर फ्यूचर। कैसे कैसे जी? मतलब इंडिकेशन ऑफ NRV प्रोविजन कैसे हो सकती है कि हमें पता चले कि इसकी NRV गिर गई होगी? उसने कहा इन्वेंट्री आपकी डैमेज हो जाए तो फॉर श्योर आपको पता है उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिर जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बढ़ जाएगी, राइट। ऑब्सलीट इन्वेंट्री आपकी हो जाए, इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाए यानी आउटडेटेड हो जाए, उस केस में भी आपकी चांसेस हैं कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिर जाएगी। सेलिंग प्राइसेस डिक्लाइन कर जाएं, ज़ाहिर है ये फार्मूला देखना, ये फार्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल लेस कॉस्ट टू कंप्लीट है। तो इसमें से अगर सेलिंग प्राइस गिर जाएगी तो हमारे क्या होगा? NRV जो है वो अफेक्ट होगी। फिर या कॉस्ट इंक्रीज कर जाए, कॉस्ट टू सेल इंक्रीज कर जाए, या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इंक्रीज कर जाए, तो इन दैट केस भी हमारी NRV जो है वो इस इंडिकेशन होगी कि NRV प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। ठीक है जी। आपसे एक सिनेरियो बना के आपसे पूछ सकता है क्या पॉसिबल होंगे। ठीक है जी। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल पहले हमने अपने बेसिक में भी डिस्कस की थी कि हमारे पास 2300 यूनिट्स हैं और 9 पर यूनिट कॉस्ट है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ये बन रही है। तो अगर उसकी NRV 8 रुपये है तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये जो है पर यूनिट हमारे पास NRV गिर गई है, वो 2300 है। ठीक है जी। इसको ज़रा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसकी इन्वेंट्री, इसकी हमने जो एंट्री भी वहाँ पे सीखी थी, ये इसे हम प्रोविजन एक्सपेंस टू प्रोविजन ऑफ इन्वेंट्री हम इसे बुक करेंगे। ठीक है जी। अब इसको हम ज़रा एग्जांपल से, हमारा एक पास पेपर है, ये NRV की टेस्टिंग जो है आपकी टेस्ट हो सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ट हुई है, 2010 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 08 है आपकी स्टडी टेक्स्ट की, जो कि बेसिकली पास्ट पेपर भी है। उसे हम जो है सॉल्व करने की यहाँ पे ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 08 से बीच में जो एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर आप ये एक तो हम जो क्लास में करें वो तो अपने एटलीस्ट करनी है, लेकिन इसके बीच में एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आप उसे करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली ये ऑलरेडी आपने की हुई हैं। जो ज़रूरी है हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, और फिर हमारी जो फोकस होगा वो हमारा
पास्ट पेपर्स के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्पल्स को करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको अच्छा बेसिकली आपकी स्पीड बना देंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी रीएम्फसाइज कर देंगे और साथ आपकी स्पीड बन जाएगी। ओके जी, पढ़ते हैं जी एग्जाम्पल 08 पास्ट पेपर क्वेश्चन। ये कहते हैं XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स ABCD जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 बनाते हैं। द रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 इज गिवन बिलो। अगर क्या क्या डेटा दिया गया जी, 31 दिसंबर का दिया गया जी डेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है जी आपके पास, अगर एक की बात करें तो 10,000 यूनिट्स हैं, कॉस्ट 70,000 है, NRV 75% है, उसने ऑलरेडी कंप्यूट करके आपको दी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि हम उसकी वैल्यू जो है वो हम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे हमने लेनी है जब हम उसको कंप्यूट कर रहे होंगे। तो इस तरह से अगर आगे आगे भी आप देखें तो उस तरह से भी उसने आपको अमाउंट दी हुई है, BCD की दी हुई है। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है जी, कहते हैं 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड प्रोड्यूस हुए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 4 लाख उसने आपको दे दिए, ठीक है जी। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, जो ये बेसिकली जो 50,000 यूनिट जिससे बने ड्यूरिंग द पीरियड बने, ये उसकी कॉस्ट ने आपको दे दी। ठीक है जी। अच्छा, कहते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 60,000। ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अगर आपको याद हो, कॉस्ट टू सेल निकालने के लिए जो हम NRV में यूज़ करते हैं, ये उसलिए उसने दी होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स थी उसने 5,000। ठीक है जी। डैमेज यूनिट्स कहता है इस इन्वेंट्री में शामिल हैं 300, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, BCD के लिए भी ऐसी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन यूज़ कहता है हम A के लिए वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं, B के लिए वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं, C के लिए FIFO यूज़ करते हैं, D के लिए हम FIFO यूज़ करते हैं। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, ये उसने परचेज प्राइस आपको दे दी है 10.5, 11, 11.5, 13, ये उसने आपको परचेज प्राइस दे दी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने हर एक की दे दी है जी। ठीक है जी। ये NRV निकालने के लिए जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है हम उसको देखेंगे। यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स, ये जो डैमेज हो जाए कहते हैं उसको जो कॉस्ट टू कंप्लीशन जिसे आप कह सकते हैं वो 3 रुपये, 2 रुपये, 2.5, 3.5, ये कहता है कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेलिंग प्राइसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी, सेलिंग एक्सपेंसेस सॉरी विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी 2024। सेलिंग प्राइस के बारे में तो नहीं बताया, तो सेलिंग प्राइस को हम सेम एज्यूम करेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे जो 60,000 बताए हुए ये कह रहे हैं 10% से इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है जी। और हमें पता है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट टू सेल है, तो इसको हमने NRV की वर्किंग में लेना है। ठीक है जी। तो कंप्यूट करें जी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो में जो इन्वेंट्री आती है वो आती है जी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आती है, ये हमने AS2 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इन 5,000 यूनिट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर एक की बात करें तो आपने कॉस्ट निकालनी है, राइट, फिर इनकी आपने NRV निकालनी है। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आपने बताना है कि इसमें से क्या वैल्यू होगी। तो हम एक जो है इसमें हम कर लेते हैं जी, बाकी BCD आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में आप हमें जो रेलिवेंट फोरम है हमारा डिस्कशन का, उस पर हम उससे डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप देखें तो हम अगर एग्जाम्पल 08, अच्छा जी, A प्रोडक्ट की हम बात करनी है। इसके जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं अगर आप देखे जाएं वो उसने दिए हुए हैं जी, 5,000 दिए हुए हैं, राइट। ओके जी। सबसे पहले जी हमने इसी एक कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और हमने इसकी NRV निकालनी है। ठीक है जी। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी जी, कॉस्ट पर यूनिट मेथड है जी वेटेड एवरेज। अगर आपको याद हो वेटेड एवरेज में जब हम स्टॉक लेजर बनाते थे तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू प्लस ड्यूरिंग द ईयर की जो प्रोड्यूस्ड है अगर मैन्युफैक्चरिंग है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस्ड के यूनिट्स, ये हम फार्मूला लगाते थे। मैं फार्मूला यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये हम आर स्टॉक लेजर में हम ये करते भी थे। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू प्लस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो रही है तो हम प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी, जो ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
ठीक है जी, ये वेटेड एवरेज में। और फाइफो मेथड हुआ तो ये ओपनिंग और ओपनिंग हट जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यू प्रोडक्शन यूनिट्स हो जाएंगे। या सी और डी में आपका फाइफो मेथड है, आपने ओपनिंग की वैल्यू और ओपनिंग के यूनिट्स नहीं लेने हैं आपने, ये एवरेज में फार्मूला होता है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये वेटेड एवरेज का फार्मूला हमने, ठीक है। और ये हमारे पास फाइफो का आ जाएगा जी। फाइफो में क्या करेंगे जी, इसमें बस ये चेंज कर दें आप कि ओपनिंग निकाल दें आप। प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी, क्योंकि हमें होता है कि ओपनिंग पहले कंज्यूम हो गए हैं, तो इस तरह से आप इसको कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी जी, हमारे पास ओपनिंग की वैल्यू उसने दी हुई है जी 70,000 है जी हमारे पास, ठीक हो गया। 70,000 प्लस हमारे पास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है उसने 4 लाख उसने दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 4 लाख डिवाइडेड बाई ओपनिंग के यूनिट से जी 10,000, और जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं वो 50,000 हुए। 10,000 प्लस 50,000, ठीक है जी। तो ये हम इसको आप कैलकुलेटर पे से निकालेंगे तो ये बेसिकली ऊपर 4,70,000 बन रहा है, ठीक हो गया जी। और डिनोमिनेटर में आपका 60,000 बन रहा है, तो इसको अभी करेंगे 7.8333 अभी कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, कॉस्टिंग में जब भी हम यूज़ करेंगे, जब भी ये आपकी पॉइंट्स में फिगर आएगी, तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि इसको 3-4 DH तक आप इसको कर लें, या अगर आप इसे कम करना चाह रहे हैं तो आप अजम्पशन लिख दें। कोशिश करें कि आपका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो 7.8333, अब यहाँ तक इसको राउंड कर दें, ठीक है जी। इसे कम पे भी आप कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप इससे कम पे मत आएँ, ठीक है, उससे आपके आंसर क्लोज होंगे। अच्छा जी, बहरहाल आप उसको मेंशन कर देंगे, हमने राउंड कर दिया है 4 डेसिमल तक, उसको राउंड कर दिया है। या अगर 2 तक करना चाह रहे हैं, 2 तक रिकमेंडेड नहीं है वैसे। ओके जी, कॉस्ट पर यूनिट आया जी 7.833। अब हमने निकालनी है जी इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV निकालनी है। ठीक है, हम शॉर्ट में चले लिखते हैं, NRV निकालनी है। अच्छा, NRV में अगर आप देखें तो हमारे पास दो किस्म के यूनिट्स हैं। एक वो यूनिट्स उसने कहा हुआ है कि टोटल 5,000 हैं, बट इसमें से 300 डैमेज है। अब 300 डैमेज है तो इसका मतलब है बाकी 4700 गुड यूनिट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की इन्वेंट्रीज आ रही हैं, तो हमें दो किस्म की NRVs भी मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुड यूनिट्स की बात करते हैं जी। ठीक है जी, गुड यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो तो खैर कॉस्ट ज़ाहिर है वही रहेगी, 7.833 वही रहेगी, कॉस्ट दोनों में सेम रहेगी। गुड यूनिट्स हमारे पास हैं कितने जी, गुड यूनिट्स हैं हमारे पास 4700 यूनिट्स हैं। ठीक है, वो कैसे पता चला, 5,000 टोटल थे, वो कहता डैमेज 3 है, तो हमारे पास 7.833 आ गया। ठीक है जी, अब इनकी NRV निकालते हैं जी पर यूनिट। NRV पर यूनिट कैसे निकलेगी जी, डाटा उसने काफ़ी सारा दिया हुआ है, जो नहीं दिया उसे हम वर्कआउट करते हैं। कहते हैं जी एस्टिमेटेड जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, वो उसने आपको ये यहाँ पे दी हुई है, और उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। अगर कोई लिखा होता है इंक्रीज है तो हम उसे इंक्रीज कर लेते हैं, हमें जो कर ले यही हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जो कितनी है जी 10 रुपीज़ है। उसके अलावा उसने सेलिंग एक्सपेंसिस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई थी, ये बेसिक कॉस्ट टू सेल है। अब कॉस्ट टू सेल भी इसमें आप माइनस करेंगे। अच्छा, कॉस्ट टू सेल आप इसे टोटल में दी हुई है, हमें तो पर यूनिट में चाहिए, राइट, रुपीज़ पर यूनिट में हमें चाहिए। अच्छा, रुपीज़ पर यूनिट में चाहिए तो अब हम क्या करें, हमारे पास टोटल में तो दी हुई आई थिंक 60,000 थी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्ट ए की। अब 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, अब नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से करें, सेलिंग कॉस्ट है, याद रखिएगा सेलिंग कॉस्ट में आप डिवाइड करेंगे सेल्स के यूनिट्स के साथ, राइट। यहाँ पे अगर आप वो जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं 50,000 उससे करेंगे तो गलत होगा, तो सेलिंग कॉस्ट तो यार सेल्स के साथ इसका लिंक होगा। तो इसमें फिर हम क्या करें जी, हम एक वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग 1 कर लेते हैं, और हम यूनिट सोल्ड निकाल लेते हैं। यूनिट सोल्ड उसने दिए हुए नहीं है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, ओपनिंग दिए हुए हैं जी आपके पास, यूनिट्स प्रोड्यूस जो हुए हैं वो भी दिए गए हैं, ठीक है, क्लोजिंग भी दिए गए हैं, तो बाकी क्या हुए हैं, बाकी बिक गए होंगे। ओपनिंग जो दिए गए हैं वो 10,000 है, प्लस प्रोड्यूस जो हुए हैं वो 50,000 है, माइनस
जो क्लोजिंग में हमारे पास पड़े हुए 5,000 हैं, तो हमारे पास 55,000 यूनिट जो हैं प्रोडक्ट एक सेल हुए। ठीक है जी। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 55,000 से। ठीक है जी। और इसको बेशक 55,000 के साथ रेफर कर दें, वर्किंग वन रेफर कर दें, ताकि वो उससे इसी कंप्यूटेशन कैसी वो आपको कर दे। अच्छा, इन वर्किंग से आगे चल के हम शॉर्ट भी करेंगे। अभी हम डिटेल्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े, चूंकि बड़ा क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो वहाँ पे टाइम इश्यूज बनते हैं। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप यूनिट सोल्ड को आप सिंपल यूँ स्टेटमेंट में भी कर सकते थे, जैसे जी यूँ फॉर एग्जांपल यूँ कर लें 10,000 प्लस 50,000 प्लस माइनस 5,000। आप यूँ भी कर सकते हैं, राइट। अभी तो खैर हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसको, इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको जब हम थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम यूँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वर्किंग करवाना लाजमी है। आज स्टेप्स के मार्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो बहरहाल जी आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है। 1.09 होगी। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये बेसिकली एस्टिमेटेड सेलिंग जो कॉस्ट है, ये पिछले साल के उससे नीचे दिया हुआ कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो इंक्रीज होंगे 10% से, तो इसको आप 10% से इंटू 1.1 करके इसको इंक्रीज भी कर दें। ठीक है जी। तो इसको हमने इंटू, आप कैलकुलेटर पे इंटू 1.1 करेंगे तो आपके पास ये 1.20 जो है कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। इसको आप माइनस में कर लें। माइनस में जब आप लिख रहे होते हैं तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करें, तो इसका मतलब माइनस होता है। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट टू कंप्लीट। अब कॉस्ट टू कंप्लीट गुड यूनिट्स को तो कंप्लीट करने की जरूरत को नहीं है, बिकॉज ये तो गुड यूनिट्स हैं। कॉस्ट टू कंप्लीशन जो उसने दी हुई है आपको, ये 3, ये कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स है, राइट। तो इस केस में ये तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो डैमेज, सॉरी, जो हमारे पास गुड यूनिट्स की एनआरवी आएगी तो 8.8 है। तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 8.8 है एनआरवी की, और हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है 7.833 है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स क्या होगी हमारे पास। हम फाइनेंशियल में कौन सी लेके जाएंगे, सारे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से कॉस्ट लोअर है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 4700 जो हमारे यूनिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 7.8333 से। ये जो आप कैलकुलेटर पे करेंगे, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ। तो हमारे पास 36,816 इस तरह की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब इसे अगर आप 7.83 करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे आपकी कॉस्ट में और इसमें कोई फर्क आएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसको थोड़ा 4 डेसिमल तक लेके जाएं। अच्छा, ये अभी जो कॉस्ट है, ये अभी 4700 यूनिट्स की आई है, जो वैल्यू आई है। अभी हमने 300 यूनिट्स जो डैमेज गुड्स हैं उनको हमने देखना है अभी। तो अभी हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो डैमेज यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है। तो डैमेज यूनिट्स में हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो तो सेम रहेगी, वो जाहिर है वो तो चेंज नहीं होगी। डैमेज यूनिट्स हैं कितने जी, हमारे पास 300 यूनिट्स हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या है वो हमें अंडरस्टूड है, सेम है, 7.83 है। ठीक है जी। ओके जी, कॉस्ट पर यूनिट 7.8333 आ गई। ठीक है जी। एनआरवी सी कैसे निकलेगी जी, एनआरवी निकलती है जी, हमें पता है सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी होगा। ठीक है जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वो कितनी है जी, वो है जी हमारे पास 10, वो तो चेंज हुई। कॉस्ट टू सेल वो भी सेम, वो आपने निकाली हुई है, उसको आपको दोबारा से वर्कआउट करने की जरूरत को नहीं, उसी को आप यूज़ करें 1.20, राइट। कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यूँ कह लें, वो ज़रा यहाँ पे रेलिवेंट होगी। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है जी, गिवन है 3। ठीक है जी। हर प्रोडक्ट की जो जो गिवन है आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो अभी एनआरवी आ रही है वो 5.8 आ रही है। तो अब आप देखें तो हमारी कॉस्ट जो है 7.83 है, जबकि एनआरवी जो है हमारी वो कम है।
तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे जी, हम इन्वेंट्री इन 300 यूनिट्स को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम इन 3 यूनिट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जी एनआरवी के ऊपर, राइट। वो कैसे निकलेगी जी, 300 यूनिट्स हैं, इनकी इसकी वैल्यू आएगी जी 5.8 वैल्यू आएगी, तो हम इसको 5.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1740। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई जी प्रोडक्ट ए की जो इन्वेंट्री है उसकी, 38,557। ठीक है, ये इसका सिमिलरली आप बी सी और डी का भी ऐसे ही कंप्यूट करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, इसमें जो गलती हो सकती थी वो ये गलती हो सकती थी, वो जो अक्सर बच्चों जब भी एग्जाम आया तो करते भी हैं, और बाद में जब भी हम क्वेश्चन देते हैं तो करते भी हैं। वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट निकालते हैं टोटल, और फिर टोटल एनआरवी निकालते हैं वो, राइट। तो अब टोटल में अगर आप एनआरवी निकालेंगे और उस तरह से आप ये करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर कॉस्ट के बराबर आ जाए, उसमें वैल्यू आपको कोई तो सुना जी होना चाहिए कि जो डैमेज यूनिट्स है उनकी आप इन्वेंट्री, उनकी वैल्यू आप अलग से निकालें, उनको अलग से कॉस्ट के साथ कंपेरिजन करें, राइट। अगर आप टोटल टोटल में करेंगे, आप चेक करिएगा ज़रा कि आप जो आपकी दो आई हैं एनआरवी की वैल्यूज आई हैं, आप उन दोनों को आप ऐड करें और फिर कॉस्ट के साथ कंपेरिजन करें, तो आपको हो सकता है आंसर आपके कॉस्ट में आ रहा हो। ठीक है, तो इसमें हमने ये गलती नहीं करनी, हमने लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी बुक करना है, और वो हमने अलग अलग ही ब्रेक करके बुक करना है। ठीक है जी, ये है जी हमारा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कॉन्सेप्ट। इसको आप बाकी पी सी डी जो है वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ और आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये इसको ऐसे फॉर्मेट में ही करना है, ये फॉर्मेट आपके ऐसा ऐसा थोड़ा आपको आसानी भी होगी इसमें से। वैसे इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि 4-5 गुड्स यूनिट्स हैं, तो आपको इसी तरह से वर्टिकली करना जो है वो आपके लिए आसान होगा। इसमें आप बाकी बी सी डी भी आप इसमें ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक होगा जी, ओके जी, बाकी इंशाल्लाह ये आप लोग खुद कर लेंगे। तो हम देखते हैं जी कि अभी हमारा इसमें क्या रह गया। ओके जी, तो उसके बाद जी जनरल इंटरेस्ट, ये जनरल इंटरेस्ट भी जी आपने की हुई हैं, आईटीए में भी ये डिस्कस की हुई है इसको आपने। तो हम क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल जब मटेरियल परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, हम कहते हैं जी मटेरियल अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, अगर पेबल है कैश, कैश या बैंक है तो बैंक हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। जब हम रॉ मटेरियल इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते थे, अगर आपको याद हो तो रॉ मटेरियल जब इशू करते थे तो दो किस्म के रॉ मटेरियल होते थे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। हम इसको जरा यहाँ पे हम देख भी लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे हम क्या करते थे जी, हम करते थे रॉ मटेरियल डेबिट टू पेबल या कैश या जो भी है, अब बैंक जो भी इसमें क्रेडिट कर देते, राइट। जब रॉ मटेरियल इशू करते थे तो वहां पे हम देखते थे डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या करते थे जी, हम वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हम एंट्री करते थे, राइट। तो ये आप देखें वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू रॉ मटेरियल। और अगर ये इनडायरेक्ट हुआ तो हम क्या करते थे, राइट। इनडायरेक्ट हमें पता है इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ पे जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एफओएच में जाती है, एफओएच डेबिट टू रॉ मटेरियल, ये हम एंट्री करते थे। ठीक है जी, ये हमें चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए। रॉ मटेरियल वापस रिटर्न होता था तो इस ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल रिटर्न हुआ है, रॉ मटेरियल इशू हुआ तो ये एंट्री, रॉ मटेरियल रिटर्न हुआ तो क्या होगा जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जैसे आप करते थे, डायरेक्ट होगा तो क्या होगा जी, ये एंट्री आपने वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल किया था तो अब रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, और इस तरह से आपने इनडायरेक्ट को भी आपने ऐसे ही सॉरी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, या उसी जगह मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो होगा, और इनडायरेक्ट होगा तो उस केस में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, एफएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें बेसिक बेसिक एंट्रीज जो हैं हमें पता होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जी इसमें कुछ एंट्रीज हैं अभी, लॉस की एंट्रीज हैं, एनआरवी राइट डाउन की एंट्रीज हैं, वैसे हमने ऑलरेडी की भी हैं इसको, और इसके अलावा जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।
अभी तक जो है अगर आपको जनरल इंटरेस्ट का बेसिक तो वैसे तो आपने पढ़ी हुई, ये नहीं भी पता तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक इसको हम नीचे जनरल इंटरेस्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट भी कर देंगे। इसमें क्वेश्चन जो है किस तरह का आ सकते हैं, जनरल इंटरेस्ट बिल्कुल आपको क्वेश्चन आ सकती हैं। और इसमें अब अभी हम ये निकाल रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस एफ कंट्रोल अकाउंट, ये जो हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, इसमें जो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लेबर और एफ पढ़ चुके होंगे, तो उसमें हम देखेंगे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में, या वहाँ से आगे कॉस्ट ऑफ सेल में, तो उसमें हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं वो हम FIFO या एवरेज मेथड वो हम वैसे अभी हमने यूज़ किया है, तो उसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो जनरल इंटरेस्ट जो है इस टॉपिक में से टेस्ट हो सकती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास होगी इसे इसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और इसका क्वेश्चन होता है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, सी यू इन द क्लास नेक्स्ट क्लास।